हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर जो आप आरटीआई की कॉपी देख रहे हैं वो 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा लेबर एंड सोशल वेलफेयर की कॉपी है। माध्यम इनका हिंदी है और इन्हें 181 यानी 60% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। अगर आप 67 बीपीएससी और सीडीपीओ में एलएसडब्ल्यू के साथ मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं तो ये कॉपी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी, क्योंकि इन्हें एक प्रश्न को छोड़कर सारे प्रश्नों में 60% से ऊपर अंक प्राप्त हुए हैं। टोटल अंक आप देख सकते हैं 181 है। प्रश्न के उत्तर आपको अधिक समझ में आए इसके लिए सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया है इन्होंने प्रश्न, उस प्रश्न को मैं बता देता हूं, इसके बाद इनके उत्तर को बताता हूं। पहला प्रश्न जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है कि भारत में विभिन्न संविधानों की प्रगति में भारतीय संविधान और ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका का वर्णन करें। डिस्कस द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय श्रम संबंधित अनेक उपबंध दिए गए हैं। भूमिका में इन्होंने दूसरी जो पैराग्राफ लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जून 1919 ईस्वी में हुई थी। तब से लेकर वर्तमान समय तक इसने भारत में संविधानों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में संविधान की भूमिका को निम्न शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है: लोक कल्याणकारी राज्य, मौलिक अधिकार, DPSP और डिवीजन ऑफ पावर। संविधान में कहा गया है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भारत में सभी वर्गों, जिसमें श्रमिक वर्ग भी शामिल हैं, उनके आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असमानता दूर करने का प्रयास किया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रम विधानों पर प्रभाव डालते हैं और श्रमिकों की जो सुरक्षा संबंधी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करते हैं। इन उपबंधों को निम्नलिखित अनुच्छेदों के माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आप चाहें तो स्पेसिफिक रूप से कैसे श्रमिकों के लिए लाभप्रद है उसे भी बता सकते हैं, तो आपका और वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इन अधिकारों के द्वारा श्रमिकों को सुरक्षित किया गया है, उनमें असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसी के अनुसार श्रम विधानों को लागू करने में संविधान द्वारा दी गई सुरक्षा को भी लागू किया जाता है। DPSP, तो DPSP में बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि प्रोग्रेसिव दिखाते हैं कि किस तरीके से श्रम विधानों को लेकर प्रोग्रेसिव अप्रोच है। जैसे आर्टिकल 39D के तहत महिलाओं और पुरुषों को वेतन असमानता को दूर करने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया गया। 43 कैपिटल A के अंतर्गत वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट सुनिश्चित किया गया तथा अनुशासन संहिता 1958 को लागू किया गया। आप देखो कि 60% से ऊपर अंक आपको यूं ही नहीं मिलते, जबकि आपका वर्गीकरण भी अच्छा हो और आपके कंटेंट में भी दम हो और टू द पॉइंट हो। अनुच्छेद 42 और 43 के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी तथा कार्यदशा को उचित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा कारखाना अधिनियम, बीडीएम शिकार अधिनियम इत्यादि लागू किए गए। इसी तरह से आर्टिकल 47 में स्वास्थ्य संबंधित निर्देश को कारखाना अधिनियम, बीडीएम शिकार अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों में लागू किया गया है। इस प्रकार इन उपबंधों के माध्यम से श्रम विधानों को प्रगति हो रही है। इसके बाद आर्टिकल 24 में बालकों से संबंधित प्रावधान है, जिसे बाल एवं किशोर श्रमिक विनियमन एवं निषेध अधिनियम 1986 में लागू किया गया है तथा 14 साल से कम उम्र के बालकों को नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद शक्ति विभाजन, जो डिवीजन ऑफ पावर है, 3 सूचियां वर्णित हैं संविधान में: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो श्रमिकों से संबंधित जो चीज़ें हैं, विषय हैं, उनमें रेलवे, बंदरगाह और ILO तीनों आते हैं यूनियन लिस्ट में। बेरोजगारी भत्ता, अपंग राहत आता है स्टेट सूची में, और कंकरेंट सूची यानी कि समवर्ती सूची में स्वास्थ्य, सूखा, कल्याण इत्यादि संबंधी कानून जो हैं इसमें आते हैं। फिर ILO की भूमिका, पार्ट 1 हो गया हमारा। पार्ट 2 देख लेते हैं। भारत में श्रम विधानों के प्रगति में ILO की भी भूमिका को हम निम्न रूप में उल्लेखित कर सकते हैं। इसे भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया इन्होंने: कार्यदशा, बाल कल्याण, महिला कल्याण, औद्योगिक संबंध।
फिर कार्यदशा के बारे में जो ILO के अभिसमय हैं उसे भारतीय जो विधान है उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। उन सारे अभिसमयों का इन्होंने उल्लेख किया है। अब देख सकते हैं कि बाल कल्याण से संबंधित जो अभिसमय हैं 5 और 123, इसके बाद महिला कल्याण से संबंधित 100, 90, 103 सिफारिश। आपको पता होगा अगर आपको LSW ऑप्शनल है तो कि अभिसमय और सिफारिश दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके बाद औद्योगिक संबंध और फिर छोटा सा कंक्लूजन कि इस प्रकार भारतीय श्रम विधान प्रगति में संविधान तथा ILO की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हें मिले हैं 31 अंक। एक कॉपी जो है वो गौतम सर की है और गौतम सर ने पिछली बार इंटरव्यू दिया था, 3 अंकों से कम रहने के कारण इनका अंतिम चयन नहीं हो पाया था। इन्हीं के निर्देशन में एजुकेशन निकेतन का जो LSW ऑप्शनल पेपर चल रहा है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। पहले हमारी 2 बैच चली थी प्रीलिम्स से पहले, जिसमें लगभग 60 बच्चे थे हमारे पास ऑप्शनल के। अगले प्रश्न के उत्तर इनके डिटेल करने से पहले टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज है, 60 डेज प्रोग्राम है, हिंदी माध्यम में भी केवल उपलब्ध है। 30 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। फ़ी है 1500। इसमें आपको हर 10 दिन पर एक जूम मीटिंग मिलेगी। इसके अलावा अगर उससे पहले आपको कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट आप गौतम सर के नंबर आपके पास रहेंगे, उनसे आप डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं। एक निश्चित समय में वो आपको समय बता दिया जाएगा। इस प्रोग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम टेलीग्राम के माध्यम से चल रहा है। किस दिन क्या होगा इसकी पूरी डिटेल आपको पहले ही दे दी जाएगी कि किस दिन कौन से टॉपिक से प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उसके मॉडल उत्तर भी आपको दिए जाएंगे। एवोल्यूशन खुद गौतम सर के द्वारा किया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी आंसर राइटिंग में कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिले। अगर आपको इस प्रोग्राम से 20 से 30 नंबर का भी बेनिफिट मिलता है तो आप समझ सकते हैं जहाँ एक एक नंबर का इतना महत्व है तो ये प्रोग्राम आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह प्रश्न है औद्योगिक विवाद निष्पादन अधिनियम जो है उससे संबंधित है। तो उद्योगों में श्रमिक और नियोजक के बीच में कार्यदशा को लेकर होने वाले विवाद को औद्योगिक विवाद कहते हैं। इससे औद्योगिक शांति बाधित होती है तथा देश के आर्थिक विकास में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक विवाद के निम्न कारण हैं। प्रसिद्ध श्रमशास्त्री डेकर्ड के अनुसार औद्योगिक विवाद के 2 कारण हैं। पहला आर्थिक विवाद और दूसरा गैर आर्थिक विवाद। अब आर्थिक विवाद को इन्होंने विस्तार से बताया है। इसके अंतर्गत विवादों का संबंध अर्थ से होता है। इनमें होने वाले विवादों में एक पक्ष को लाभ तथा दूसरे पक्ष को हानि से जोड़कर देखा जाता है। किसी उद्योग में श्रमिक और नियोजक 2 दल होते हैं। एक तरफ नियोजक अपनी आय को बढ़ाना चाहता है तथा अधिक लाभ अर्जन करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ श्रमिक दल अपने मजदूरी, बोनस, कल्याणकार आदि पर पैसा खर्च करने की चाह रखते हैं। इन्हीं उद्देश्यों के विपरीत होने पर औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं। आर्थिक कारणों में निम्न कुछ लाभ हैं जिनके लिए श्रमिक विवाद करते हैं: मजदूरी वृद्धि, बोनस प्राप्ति, ग्रेजुटी, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी प्रावधान। गैर आर्थिक विवाद, इसके अंतर्गत श्रमिक दल और नियोजक के बीच में वैसे विवाद होते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से धन लाभ न हो। ऐसे विवादों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: श्रम संघ मान्यता को लेकर विवाद, चेक ऑफ सुविधा को लेकर विवाद, सामूहिक सौदेबाजी, कार्यदशा, कार्यघंटे, साप्ताहिक छुट्टी आदि को लेकर विवाद, श्रम संघ प्रतिद्वंदिता के कारण होने वाले विवाद। ILO के अनुसार औद्योगिक विवाद के 2 कारण हैं: अधिकार पूर्ति के लिए और इच्छा पूर्ति के लिए। जब श्रम विधानों में दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए श्रमिकों द्वारा विवाद किए जाएं तो यह अधिकार पूर्ति के लिए विवाद है। जब श्रमिकों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाद उत्पन्न हो तो इसे इच्छा पूर्ति के लिए विवाद कहलाता है। इस प्रकार औद्योगिक विवाद के कई कारण हैं जो उद्योग में श्रमिक तथा श्रमिक नियोजक के बीच उत्पन्न होते हैं। इन विवादों को रोकने के लिए तथा औद्योगिक शांति स्थापित करने के लिए औद्योगिक विवाद 1947 लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत हड़ताल, तालाबंदी आदि पर नियंत्रण तथा विवादों को सुलझाने के लिए मशीनरियों की व्यवस्था है। ये मशीनरियाँ निम्न हैं: कार्य समिति धारा 3, परिवेदन समिति धारा 9। इसके बाद इन्होंने
डिटेल से सारे धाराओं का उल्लेख किया है और फिर विस्तार से कार्य समिति की क्या भूमिका है, परिवेदन निवारण समिति की भूमिका, सुलह पदाधिकारी की क्या भूमिका है, सुलह समिति की क्या भूमिका है, पंच न्यायालय, न्यायाधिकरण, ऐच्छिक पंचायती, और इस प्रश्न के उत्तर में इन्हें 31 अंक प्राप्त हुए हैं। फिर अगला जो प्रश्न इन्होंने लिया है वो 2 हिस्सों में प्रश्न है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहला हिस्सा जो बालक के संबंध में है, यानी बालकों के कल्याण संबंधित प्रावधानों के संबंध में है, तो बालक देश का भविष्य निर्माता होता है। भारत में जन्म से 14 वर्ष तक की उम्र के लोगों को बालक कहा जाता है। बालकों को समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन समस्याओं को दूर करने तथा उनके शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे बाल कल्याण कार्य कहे जाते हैं। बालकों की निम्न कैटेगरी होती है, जैसे सामान्य बालक, अपंग बालक, बाल श्रमिक, समाज से बहिष्कृत बालक। अब इन सब वर्गों के कल्याण के लिए कुछ अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। देखो, वर्गीकरण जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है, जानते सारे अभ्यर्थी हैं, सेक्शन सबको मेंशन करने हैं, लेकिन जिसका वर्गीकरण सबसे अच्छा होता है उसे ही 60% या उससे अधिक अंक मिलते हैं। आपको अगर सब्जेक्ट की जानकारी है, आपने सेक्शन मेंशन कर दिया है, तो 50% अंक तो आपको मिल जाते हैं। यानी आपको देखा होगा कि जो मेहनती छात्र हैं वो 150-60 तक तो पहुंच जाते हैं, किंतु जो प्रेजेंटेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, वहाँ पे कमी आती है, तो 180 वाले जोन में जाने से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार के समस्या को दूर करने के लिए निम्न उपाय हैं। अब संविधान का अनुच्छेद 23, 24, 45 और 21A, भारत सरकार की योजना एवं कानून सबका उल्लेख यहाँ विस्तार से किया गया है, जैसे बाल शिक्षा अधिनियम 2009, पोषण अभियान, पॉस्को एक्ट, मिड डे मील योजना, विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। बिहार सरकार की योजना निम्न है, जैसे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत अवसर बढ़े, आगे बढ़े, छात्रवृत्तियाँ, पोशाक। इसके बाद इसी तरीके से इन्होंने अपंग बालकों के लिए जो चीज़ें चलाई जा रही हैं उनका उल्लेख किया है। बाल श्रमिकों के लिए जो जो नियम बने हुए हैं, जैसे बाल एवं किशोर प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, विभिन्न श्रम विधानों के अंतर्गत बाल श्रम पर प्रतिबंध, समाज में बहिष्कृत बच्चे। इन बालकों को अनाथ बालक, अपराधी बालक, विधवाओं के बच्चे आदि आते हैं, जिनके समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं, जैसे जुवेनाइल कोड बनाया गया है, बाल कानून बनाए गए हैं, पुनर्वास केंद्र हर जिले में स्थापित किया गया है, जहां उन ऐसे बच्चों को रखा जा सके तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सके। इन कार्यक्रमों के अलावा कुछ अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं तथा उचित कार्यान्वयन हो तो बालकों का कल्याण किया जा सकता है, जिससे देश का भविष्य का भी निर्माण होगा। इन्हें 15 अंक प्राप्त हुए हैं 25 में। दूसरा हिस्सा महिलाओं के कल्याण से संबंधित है। तो महिला सृष्टि की जननी होती है, समाज में उनका स्थान उच्च माना जाता है, परंतु भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को निम्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लैंगिक भेदभाव। इसके इन्होंने उस समय का जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स था उसका उल्लेख किया है। अगर आप भविष्य में लिखते हैं तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट होगी, भारत की स्थिति और भी ख़राब हो गई है, आप उसका उल्लेख करें। आप चाहें तो यूनेस्को के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है इस संबंध में, उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। कारण क्या है? तो निम्न सामाजिक स्थिति, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, घरेलू हिंसा, विधवा महिलाओं की समस्या जिसके अंतर्गत उनकी आय, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि। आप चाहें तो इसमें कोविड के भी एक रिपोर्ट का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें आया था कि घरेलू हिंसा में कितनी वृद्धि हुई है कोविड के कारण, महिलाओं ने कितनी नौकरी चली गई। तो इन चीज़ों का आप लेटेस्ट में अगर आता है तो उल्लेख कर सकते हैं। इसके लिए आप योजना मैगजीन जरूर पढ़ें। इस बार अगर आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं CDPO की, तो जून 2021 से लेकर टिल डेट, यानी कि मान लो आप जुलाई 2022 तक की योजना जरूर पढ़ें और उसके जिस्ट बनाएं। जिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे नेक्स्ट IAS, इसके अलावा UPSC एग्ज़ाम पोर्टल, वहाँ पे आपको जिस्ट उपलब्ध हो जाएगा, उस जिस्ट को आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार भारत में महिलाओं को कई समस्याएं हैं, जिसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई योजना एवं कानून बनाए गए हैं, जैसे मातृत्व वंदना योजना,
पोषण अभियान, संविधान में अनुच्छेद 39D समान पारिश्रमिक उपबंध, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, बिहार में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित हैं, बीपीएससी में भी 35% आरक्षण है। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। शराबबंदी किया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा 50% रिजर्वेशन। यहाँ से एक प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछा गया था 67 के। कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत इंटर एवं स्नातक के बाद ये जो राशि पहले उस समय मिलती थी, अब इस बढ़कर 54 लाख हज़ार से भी ऊपर हो गई है। सीएम कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा इतनी राशि दी जाती है। इस प्रकार इन योजनाओं और कानूनों के माध्यम से महिला के कल्याण कार्य किए जा रहे हैं। आवश्यकता इसके बेहतर क्रियान्वयन की है। इसमें इन्हें मिले हैं 16 अंक और कुल मिला के दोनों प्रश्नों में इन्हें प्राप्त हुए हैं 31 अंक। 2 प्रश्न और हैं, 3 प्रश्न मैंने आपके साथ अभी डील की। वो 2 प्रश्न हम अगले वीडियो में यानी कि इसके पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए इस तरीके के कंटेंट्स उपलब्ध कराते रहें। अगर आप ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कल ही आपके लिए इनका जो जीएस पेपर 1 और पेपर 2 की RTI कॉपी है वो भी आपके साथ साझा करें। धन्यवाद।